हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। बेटा कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप बहुत बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज को एंजॉय कर रहे होंगे। अभी हम लोग नेशनल इनकम की सीरीज में आपके सामने ये एक वीडियो लेकर के आए हैं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था नेशनल इनकम का। तो मैंने सोचा कि मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड करके आप सबके साथ में शेयर कर लूं ताकि आप लोग इस चीज को समझ जाएं। ठीक है, तो आपको पीछे आपके स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड पे एक पूरा का पूरा फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग इस पूरे फ्लो चार्ट को समझने वाले हैं। और क्या है ये फ्लो चार्ट? तो ये है आपका कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम का पूरा फ्लो डायग्राम है। आपको नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड, इसके लिए मैंने ये पूरा फ्लो डायग्राम आपके साथ में डिस्कस किया है। 2 मिनट पहले आप स्क्रीन पॉज करके ये पूरा फ्लो डायग्राम अपने पास में रिकॉर्ड कर लें और फिर अब हम लोग इस पे बात करते हैं। देखिए, तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का हमारे पास में बेटा 3 डिफरेंट मेथड होता है। जी, हमारे पास में 3 डिफरेंट मेथड्स हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। और इन्हीं तीनों डिफरेंट मेथड्स को एक एक करके हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है और एक एक करके हम लोगों को पढ़ना है। और इकोनॉमी में हम किसी भी मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करें, आइदर बाय इनकम मेथड और बाय एक्सपेंडिचर मेथड और बाय ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, वी विल गेट द सेम रिजल्ट आउट ऑफ दैट। हम लोगों को सेम रिजल्ट मिलेगा कहां से? तीनों मेथड को कैलकुलेट करके। नाउ तो उसमें से सबसे पहला मेथड और जो सबसे इजी मेथड है दैट इज द नेशनल इनकम कैलकुलेशन विद द इनकम अप्रोच और इनकम मेथड। वो अभी हम लोग इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? तो जो भी चीजें इसके लिए रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको क्या कर दी हैं, इस तरफ लिख दी हैं। सारे स्टेप्स मैंने आपको लिख दिए हैं और हम लोग अब इसको डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कैसे ये सारी चीजें चलेंगी और क्या क्या इसके अंदर हम लोगों को करके चलना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस मेथड के नाम को समझते हैं। इसका नाम जो कहता है वो क्या काम कहता है? ठीक है, इसके नाम से ही इसका काम का पता चलता है। इस मेथड का नाम है इनकम मेथड, या इस मेथड का नाम है फैक्टर पेमेंट्स मेथड, दूसरा नाम, और तीसरा नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड। तीनों नाम क्या सजेस्ट करता है? तीनों नाम ये सजेस्ट करता है कि भाई इकोनॉमी में हमारे पास जितना पैसा मिला, जितना इनकम हुआ, किसको? तो जो इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं उनको। इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं? तो इकोनॉमी में हम लोग जानते हैं कि 2 प्रमुख सेक्टर हैं, पहला हाउस होल्ड और दूसरा फर्म। ठीक है, और उनमें से फैक्टर पेमेंट कौन रिसीव करता है? फैक्टर इनकम किसको होता है? तो फैक्टर इनकम उनको होता है जो प्रोवाइडर ऑफ फैक्टर सर्विसेज होते हैं। तो भाई जितने प्रोवाइडर ऑफ फैक्टर सर्विसेज हैं उनको फैक्टर इनकम होता है। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, 4 चीजें हैं जो बेसिकली दीज आर द 4 ब्रॉडर क्लासिफिकेशन ऑफ द फैक्टर सर्विसेज। तो इनके रिटर्न में जो इनकम होता है उन सारे इनकम को, टोटल इनकम को हम अगर क्लब कर दें तो भाई नेशनल इनकम निकल जाएगी। ठीक है, अब 2 कंपोनेंट है। हाउस होल्ड्स जो है वो फैक्टर सर्विसेज कहां कहां प्रोवाइड करते हैं? तो भाई फैक्टर सर्विसेज इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी भी प्रोवाइड करते हैं और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी भी प्रोवाइड करते हैं। प्लस कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में काम तो करते हैं लेकिन वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के रेजिडेंट नहीं होते हैं, उनको हम लोग नॉन रेजिडेंट्स बोलते हैं। तो 3 लोगों का खेल है। इनकम इन्हीं 3 लोगों का पिक करना है और कुछ को ऐड और कुछ को लेस करके हटा करके नेशनल इनकम आपके सामने प्रस्तुत कर देना है। तो सबसे पहले नेशनल इनकम निकालने के लिए हमने चीजों को 2 तरीके से, 2 डिफरेंट पोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट किया। हमने बोला कि आओ सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहे किसी भी इंडिविजुअल की इनकम हो सकती है। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह रहे किसी भी इंडिविजुअल की इनकम हो सकती है। आओ सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम निकाल लेते हैं। जब डोमेस्टिक इनकम निकालने में सक्सेस मिल जाएगी, जब डोमेस्टिक इनकम निकाल लेंगे तो उसमें NFIA प्लस कर देंगे।
और NFIA क्या है आप सभी बच्चे जानते हैं। NFIA हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। NFIA का NFIA क्या है, इनकम विच इज अक्रूइंग टू द नॉर्मल रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, मतलब डोमेस्टिक इनकम तो निकाल ही चुके हो, अब वो लोग जो डोमेस्टिक टेरिटरी में बैठ के बाहर से कमा रहे हैं उनकी इनकम को जोड़ देंगे, और जो लोग डोमेस्टिक टेरिटरी से कमा के बाहर लेके चले जा रहे हैं मतलब नॉन रेजिडेंट्स, उनकी इनकम को माइनस कर देंगे। तो क्या बहुत सिंपल मैंने लिखा कि NFIA कैसे निकलेगा, डोमेस्टिक इनकम पहले निकाल लेंगे, स्टेप 1 डोमेस्टिक इनकम निकाल लेंगे, और डोमेस्टिक इनकम निकालने के बाद हम लोग उसमें से NFIA के कंपोनेंट को एडजस्ट कर देंगे और हम लोगों का नेशनल इनकम निकल जाएगा। मतलब नेशनल इनकम whose aggregate name is NNP at FC is nothing, it is equals to डोमेस्टिक इनकम प्लस नीफा कंपोनेंट, और अगर हम लोग एग्रीगेट्स की फिगर में बात करें तो NDP at FC प्लस NFIA जी। और NFIA के अंदर कितने कंपोनेंट्स, तो NFIA के अंदर क्योंकि कम कंपोनेंट्स हैं तो पहले NFIA को डिस्कस कर लो, बहुत कम कंपोनेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट, वो पैसा जो यहाँ के व्यक्ति, यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट, हमारे यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में रह के बाहर से कमा के ले आए, उसको खींच के अंदर कर लो, वो हमारी इनकम है, वो हमारे नेशन की इनकम है, वो हमारे देश की इनकम है, उसको खींच के अंदर कर लो। लेकिन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रह करके दूसरे देश के व्यक्ति अगर यहां से कमा करके अपने देश में जो लेके चले गए वो हमारी अपनी इनकम, नेशनल इनकम नहीं है, वो डोमेस्टिक इनकम हो सकती है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में हुई है, उसको डोमेस्टिक इनकम में रख सकते हैं, लेकिन जब नेशनल इनकम की बारी आएगी भाई उसको हम अपने देश की इनकम नहीं रख सकते, बिकॉज वो पर्सन ही हमारे यहाँ का रेजिडेंट नहीं है। So if that person ceases to be the resident of the particular economy, then how come the income will be included under the national income? That income won't be included under the national income, and that will be excluded under the NIFA component. That's why मैंने यहाँ क्या लिखा, मैंने लिखा कि उस वाले इनकम को माइनस कर दो, और छोटा फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने लिख दिया NIFA is equals to from -2, मतलब whatever has been earned by a domestic resident, what has been earned by a normal resident of a domestic territory from the foreign, that will be added, from will be added, and whatever has been earned and taken away by a non-resident from our own economic territory, that will be क्या डिडक्टेड, उसको हम लोग डिडक्ट कर लेंगे तो नीफा का कंपोनेंट आ जाएगा। और फिर ये तो अपने घर की बात है, डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना घर की बात है भैया, कैलकुलेट कर लेंगे डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम में नीफा को जोड़ेंगे और अपने आप पहुंच जाएंगे कहां, नेशनल इनकम तक। ठीक है, तो इधर से आते हुए मैंने ये वाली क्लबिंग आपसे डिस्कस कर ली है। ठीक है, फाइनल फार्मूला तो सबसे लास्ट में आएगा, ये क्लबिंग मैंने आपसे डिस्कस कर ली कि भैया डोमेस्टिक में नीफा जोड़ो, नेशनल पे पहुंच जाओ। ठीक है, तो अगर कोई फार्मूला वाइज बोले तो बोलना उसको NNP at FC is equals to NDP at FC and plus NFIA, बिकॉज डोमेस्टिक को नेशनल में ट्रांसफर करना है तो आपको पता ही है डोमेस्टिक टू बी ट्रांसफर्ड इनटू नेशनल वी हैव टू ऐड व्हाट, NFIA, एंड यू आल्सो बेटर नो द कंपोनेंट ऑफ NFIA दैट इज फ्रॉम -2। ठीक है जी, अब बात क्या आती है, अब बात आती है कि भैया डोमेस्टिक इनकम कैसे कैलकुलेट करें। डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैंने बोला भैया कुछ नहीं करना है, एक इकोनॉमी में लोगों का ऑक्यूपेशन देख लो, ऑक्यूपेशन। ठीक है, एक इकोनॉमी में लोग कैसे कैसे कमाते हैं, क्या क्या उनके कमाने का जरिया है वो देख लो, और अगर ऑक्यूपेशन पता चल गया तो फिर तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, जिस ऑक्यूपेशन में जिस तरीके से पैसा कमाया जाता है उसको क्या कर लेना, उसको ऐड कर लेना और तुम्हारा पूरा डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगा। मैंने बोला ऑक्यूपेशन 3 प्रकार का होता है, 1 you are doing an employment, 2 you are doing a business, 3 you are under a profession। 3 तरह का ऑक्यूपेशन होता है, आपने शायद पढ़ा होगा, याद करो क्लास 11 के बेसिक चैप्टर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज आपने पढ़ा है। ठीक है, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड अंडर 3 सेगमेंट्स, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और बिजनेस से आपको क्या मिलता है, यू अक्रू प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, यू अक्रू प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, यू अक्रू सैलरी, यू अर्न सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट, एंड प्रोफेशन से आपको प्रोफेशनल फीस मिलती है डिफरेंट कैटेगरीज में। ठीक है, बिजनेस में अब क्या होता है, बिजनेस में अगर आपने किसी चीज को रेंट पे लगाया तो आपको रेंटल इनकम मिलेगी, आपने कैपिटल को पैसा किसी को दिया तो आपको इंटरेस्ट इनकम मिलेगी। ठीक है, और अगर आपने क्या किया हुआ है बेटा, आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हैं तो दैट विल बी योर प्रॉफिट इनकम।
बिल्कुल, एक इकोनॉमी में हाउस होल्ड या तो बिजनेस में लगा हुआ है, या तो एम्प्लॉयमेंट में लगा हुआ है, या तो प्रोफेशन में लगा हुआ है, तो वही तीन सोर्स से ना वो क्या करेगा, इनकम जनरेट करेगा। या ऐसे सोचना, ऐसे सोच लो, और सोचने का तरीका देखो, और सोचने का तरीका बताता हूं भाई। अगर आप किसी के लिए वर्क कर रहे हो, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, आपने लैंड प्रोवाइड किया है, आपको रेंट मिलेगा, आपने लेबर प्रोवाइड किया, आप वर्क कर रहे हो तो आपको सैलरी एंड वेजेस मिलेगा, आप कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज में हो तो आपको रिवार्ड के रूप में क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। हो गया कंपोनेंट। और उसके अलावा देखो, हो तो क्या कंपोनेंट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, एम्प्लॉइज मतलब आप एम्प्लॉयमेंट में हो। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर चीजें देखो, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वो एलिमेंट आ गया जो बिजनेस के अंदर का एलिमेंट है। और जो नहीं पकड़ पाए, जो प्रोफेशन के अंदर का एलिमेंट है, ठीक है, जिसमें कुछ कंपोनेंट सैलरी वाइज भी शामिल है, कुछ कंपोनेंट फीस का शामिल है, कुछ कंपोनेंट ऐसा है जो हम लोग नहीं पार्टिकुलरली सिग्निफाई कर पा रहे हैं कि वो किस जगह जाएगा, वो इधर जाएगा या इधर जाएगा, वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में जाएगा या वो ऑपरेटिंग सरप्लस में जाएगा, जो नहीं क्लासिफाई हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं क्लासिफाई हो पा रहा है तो उसको क्या कर दो, दैट वुड बी क्लासिफाइड अंडर द मिक्स्ड इनकम ऑफ प्रोफेशनल्स। मींस you are not able to classify the exact occurrence of that income, that will be clubbed under mixed income। हो गया। कमाने का यही तीन जरिया है, ये तीनों जरिया मैंने क्या कर लिया, एड अप कर लिया। अब इस तीनों जरिए से कौन कौन कमा सकता है, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रेजिडेंट भी कमा सकता है और नॉन रेजिडेंट भी कमा सकता है। तो दोनों, रेजिडेंट ने और नॉन रेजिडेंट ने जितना कमाया वो सारा डोमेस्टिक इनकम में आएगा, और उसमें से फिर नॉन रेजिडेंट की कमाई को यहाँ 2 वाले केस में माइनस कर देना, और जो रेजिडेंट अपने देश में, अपने इकोनॉमी में ना कमा के बाहर से जो कमा के लेके आ रहा होगा उसको ऐड कर देना। तो नीफा कंपोनेंट डिस्कस तो हो ही रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब डिस्कशन का पॉइंट क्या बनता है कि भाई हमारे पास में ये जो एम्प्लॉयड लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, ठीक है, जो बिजनेस कर रहे हैं, या जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उनकी कमाई को जोड़ने के लिए हमारे पास में क्या क्या कंपोनेंट्स हमें दिए होंगे, व्हाट आर द कंपोनेंट्स दैट आर अवेलेबल। एक तो सबसे आसान काम होगा जब आपको सीधे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे दे, सीधे ऑपरेटिंग सरप्लस दे दे, और सीधे आपको मिक्स्ड इनकम दे दे, तीनों को ऐड करना, बोलना कि एनडीपी एट एफसी आ गया, उसमें से फ्रॉम ऐड करना, उसमें और 2 माइनस करना, मतलब नीफा कंपोनेंट एडजस्ट करना, और बोलना लीजिए भैया नेशनल इनकम आ गया, हो गया, बात खत्म। आ गए आपके 4 नंबर या 6 नंबर, जितने नंबर का भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन इतनी आसानी से तो आपको छोड़ेगा नहीं, बोर्ड का पेपर दे रहे हैं आपको वो उलझाएगा, आपको परेशान करेगा, आपको सीओई के कंपोनेंट्स नहीं देगा, आपको ओएस के कंपोनेंट्स नहीं देगा, आपको एमआई के कंपोनेंट्स नहीं देगा, उनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके आपको देगा, आपको खोजना पड़ेगा, यू हैव टू पिक एंड चूज, आपको पिक एंड चूज करना पड़ेगा कि भाई सीओई कैसे निकालूं, ओएस कैसे निकालूं, एमआई कैसे निकालूं, आपको ये बताना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करने वाले हैं, बहुत इजी है सर, कुछ नहीं करने वाले हैं। वी हैव टू लर्न व्हाट आर द थिंग्स व्हिच विल बी इंक्लूडेड अंडर सीओई, वो चीजें क्या हैं जो सीओई के अंदर इंक्लूड होंगी, मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर इंक्लूड होंगी। वो चीजें क्या है जो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर इंक्लूड होंगी, और मिक्स इनकम, तो मोस्टली आपको मिक्स इनकम आपके पेपर में मिक्स इनकम के रूप में मिलेगा, लेकिन अगर नहीं मिला तो वो कौन सी चीजें हैं जो मिक्स इनकम के अंदर में इंक्लूड होंगी। इन चीजों का इंक्लूजन अगर पता है, सबको एक साथ जोड़ना, सीओई निकाल देना, ओएस निकाल देना, एमआई निकाल देना, तीनों को जोड़ना, डोमेस्टिक इनकम निकाल देना, नीफा एडजस्ट करना, नेशनल इनकम निकाल देना। कोई कठिनाई हो जाएगी क्या, नहीं सर कोई कठिनाई नहीं होगी, नहीं होगी बेटा कोई कठिनाई। अभी हम लोग एक एग्जांपल भी लेके देखेंगे, कुछ नहीं है, वेरी इजी अंडरस्टैंडिंग, बहुत इजी है, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। तो अगर सीओई दिया है तो ठीक है, अगर सीओई नहीं दिया है और सीओई की जगह आपको डिफरेंट चीजें दी हैं, तो वो क्या चीजें हो सकती हैं जिनको जोड़ के हम लोग सीओई तक पहुंचेंगे, मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में पहली चीजें आती हैं वेजेस एंड सैलरी, जो कि काम करने की बदौलत फैक्टर को वापस दिया जाता है इन कैश, या तो कैश में या इन काइंड। इन कैश तो सबको समझ में आता है भाई कि काम किया, काम के बदले मुझे पैसा मिला, सैलरी मिली कैश में, लेकिन इन काइंड
काम के बदले काइंड एसेट्स के रूप में, बेनिफिट्स के रूप में भी कुछ चीजें दी जाती हैं। आइए उन पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहले सैलरी एंड वेजेस इन कैश क्या हो गया? सैलरी मिल रही है, वेजेस मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, या कोई भी इसी तरीके का मॉनेटरी पेमेंट जो आपको मिल रहा है, पैसे के रूप में जो आपको मिल रहा है फॉर डूइंग द वर्क एंड प्रोवाइडिंग द फैक्टर सर्विसेज, तो उसको सैलरी एंड वेजेस इन कैश में रखेंगे। काइंड में आपको आपके एम्प्लॉयर ने रहने के लिए घर दे दिया है, रेंट फ्री एकोमोडेशन। आपको आपके एम्प्लॉयर ने लोन दिया है, लेकिन वो आपसे कंसेशनल इंटरेस्ट चार्ज करता है। मार्केट में इंटरेस्ट रेट 10% है, वो आपसे 5% इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन, इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, आपको एक टाइम का खाना देता है, ठीक है, आपको खाना मिल रहा है, फूड अलाउंसेस, आपको यूनिफॉर्म के लिए पैसा मिल रहा है, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, आपको अपने घर से ऑफिस आने जाने के लिए ट्रैवल का खर्चा मिल रहा है, ट्रैवल अलाउंसेस, ठीक है। ये सारी चीजें कंपनी क्या करती हैं? ये सारी चीजें कंपनी आपको कैश में नहीं देती हैं, बट दैट इज अ नॉन कैश बेनिफिट। ये क्या है? ये नॉन कैश बेनिफिट है। यहां पे एक टर्म याद रखना, पैसे का न जाना आने के बराबर है। कैसे? रेंट फ्री एकोमोडेशन, भाई आपको कंपनी कहती है कि रह जाओ, मैंने तुम्हें घर दिया, लो इस घर में रह जाओ, तुम्हारा रेंट बचेगा, पैसे का न जाना आने के बराबर। आप कंपनी जाते, आप अपने ऑफिस जाते, घर से आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा पे करना पड़ता, आपके पॉकेट से जाता, कंपनी बोलती है भाई हमारी गाड़ी है, हम तुम्हें घर पिक एंड ड्रॉप करेंगे, पैसे का न जाना आने के बराबर, ठीक है। कंपनी बोलती है खाना तो तुम खाओगे ही, ऐसा करो तुम एक हमारे यहाँ काम करते हो, दिन का खाना हम तुम्हें खिलाएंगे। अगर कंपनी नहीं खिलाती तो आप घर से बना के ले जाते, या फिर रेस्टोरेंट में खाते, या फिर अपने कैंटीन में खाते, ऑफिस कैंटीन में। ऑफिस कैंटीन का पैसा कंपनी दे रही है, पैसा का न जाना आने के बराबर, ठीक है। उसी तरीके से कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, भाई साहब अगर आप कहीं बाहर से लोन लेते हैं, आपको इंटरेस्ट ज्यादा चुकाना पड़ता है, यहाँ कम चुकाना पड़ रहा है, तो जितना कम चुकाना पड़ रहा है उतना पैसे का न जाना आने के बराबर, ठीक है। तो एक टर्म याद रखना, जब भी सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड की बात आएगी, पैसे का न जाना आने के बराबर, और सारा सैलरी के अंदर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। Until and unless this has been provided by the company or the by employer, अगर ये नहीं होता तो यू शुड हैव टू पे फॉर दैट, एंड दैट इज आपका पैसा जाता, पैसा नहीं गया तो वो आने के बराबर हो गया, ठीक है। तो सैलरी इन कैश, सैलरी इन काइंड, दो बातें हो गई जो सीओई के अंदर आएंगी। प्लस इसके अलावा employers contribution to the social security scheme, as in PF, as in social welfare contribution, as in contribution towards the gratuity। मतलब आप एक एम्प्लॉई हैं, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन, आप अपनी कंपनी, आप अपने ऑफिस के लिए काम कर रहे हैं, आपने अपने जीवन का बहुमूल्य समय उनके काम के लिए लगाया है, तो वो भी चाहते हैं कि आप समाज में एक सुरक्षित स्तर पे रहें। वो आपके लिए इंश्योरेंस बुक करते हैं, वो आपके लिए ये करते हैं कि जब आप रिटायर्ड हो उस कंपनी से, जब आप रिटायर्ड हो उस ऑफिस से, तो आपको एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सम मिले एज अ रिटायरमेंट कॉर्पस, उसके लिए प्रोविडेंट फंड में पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है आपका एम्प्लॉयर। ये सारी चीजें, ठीक है, आपके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के पार्ट में आती हैं, बिकॉज दीज ऑल आर डन बाय द एम्प्लॉयर इन रिटर्न ऑफ द वर्क व्हाट आर यू डूइंग। आप जो काम कर रहे हो उसके रिटर्न में कर रहा है, वो फ्री का आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। आप काम कर रहे हो तो आप इसके लीगल हकदार हो कि वो कंपनी आपके लिए, वो ऑफिस आपके लिए काम करे। तो दैट्स व्हाई ये एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर आता है, ये आपकी कमाई है, ये आपका हक है। दैट्स व्हाई दैट इज कंसीडर्ड अंडर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो पहली चीज सैलरी एंड वेजेस इन कैश इन काइंड, दूसरी चीज कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टुवर्ड्स द सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है। देखिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग खुद भी पीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, हम लोग खुद भी पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करते हैं। अरे यार वो तो तुम सैलरी में से ही कटा के करते हो, ठीक है, तो वो उसमें कुछ एक्स्ट्रा सैलरी थोड़ी जनरेट हो गई तुम्हारी। लेकिन हाँ, अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कर दिया है भाई साहब, तो एम्प्लॉयर ने तुम्हारे काम के बदले ही में वो चीज कंट्रीब्यूट करी है। इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे समझने के लिए, ठीक है।
तो ये हो गया सैलरी एंड वेजेस इन कैश प्लस सैलरी एंड वेजेस इन काइंड प्लस द सोशल सिक्योरिटी स्कीम कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर। क्वेश्चन ध्यान से देखना कि एम्प्लॉय लिखा है या एम्प्लॉयर लिखा है। अगर एम्प्लॉयर लिखा होगा तभी इंक्लूड करना, एम्प्लॉय लिखा होगा तो मत इंक्लूड कर देना, ठीक है, तुम डबल काउंटिंग कर जाओगे, क्योंकि ये जो कैश में सैलरी मिली होगी ना उसी में से तुम कंट्रीब्यूट कर रहे होगे, तुम कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो। हाँ, एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ही इज कंट्रीब्यूटिंग एन एक्स्ट्रा अमाउंट, वो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। आगे प्लस एम्प्लॉयमेंट पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। समझना बेटा, पेंशन की जो बात होती है तो दो तरह का पेंशन होता है, एक होता है ओल्ड एज पेंशन और एक होता है पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट टू बी गिवन टू अ पर्सन हु हैज रिटायर्ड फ्रॉम अ जॉब एंड दैट पेंशन इज गिवन इन लिeu ऑफ द जॉब व्हाटएवर हैज द वर्क बीइंग डन बाय दैट पर्सन फॉर दैट कंपनी और फॉर दैट ऑफिस। तो ये वाला जो पेंशन होता है ना, जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन जो मिलता है, दैट इज नॉट अ ट्रांसफर इनकम, इट इज ओनली द एनुअलाइज्ड वैल्यू ऑफ द सर्विसेज what you have performed for that employee, that employer, it is the annualized value of the services what you have performed for your employer which you are getting in a month way, monthly basis पे आपको वो देता है, ठीक है। तुम अगर किसी के यहाँ काम नहीं कर रहे हो, तुम कहीं के एम्प्लॉय नहीं हो, तो क्या वो कंपनी या वो बिजनेस या वो ऑफिस तुम्हें पेंशन देगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा सर, हमने काम ही नहीं किया उसके यहाँ तो वो पेंशन क्यों देगा? तो वो ट्रांसफर इनकम नहीं होता है। ऐसा पेंशन सिर्फ गवर्नमेंट देती है ओल्ड एज लोगों को, तो वो ट्रांसफर इनकम होता है। ये वाला पेंशन कौन सा है? ये वाला वो पेंशन है जो काम करने के बाद रिटर्न में मिलता है, जब आप काम करने के लायक नहीं होते हैं, देन आपके उस कंपनी, उस ऑफिस में जिसमें आपने 30 साल 40 साल सर्व किया है, वो आपको सर्व करती है इन रिटर्न ऑफ योर वर्क एंड दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो एक पोर्शन मैंने क्लियर किया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में बेटा क्या क्या चीजें आ गई? सैलरी एंड वेजेस इन कैश एंड काइंड, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर एंड द पेंशन इफ यू आर गेटिंग फॉर द वर्क डन बाय द पार्टिकुलर इंडिविजुअल। ये तीन चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। तो ये अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया हुआ है तो ये तीन चीजें दी हुई होंगी, इन तीन चीजों को ऐड मारना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकल जाएगा। ठीक है सर, यहां तक समझ गए? ओके बेटा। अब आइए, अब आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो जो लोग एम्प्लॉय हैं और जो लोगों को सैलरी मिल रही है उनको तो यहां इंक्लूड कर लिया। अब वो लोग जो सैलरी पे काम नहीं कर रहे हैं लेकिन दे आर डूइंग अ बिजनेस, वो बिजनेस कर रहे हैं, वो एंटरप्रेन्योर हैं, या उनके पास में कोई ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो वो आगे लोगों को देते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। उनके पास लैंड है, उनके पास बिल्डिंग है, उनके पास मशीनरी है, उनके पास इक्विपमेंट्स है, उनके पास व्हीकल्स है, मतलब वो चीजें जो आगे फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर प्रोडक्शन में, जो आगे प्रोडक्शन में हेल्प करती है और इसलिए उनको पेमेंट वापस मिलता है, उनको हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस में रखेंगे। लैंड है, इक्विपमेंट है, मशीनरी है, तो भैया उनको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। उनके पास पैसा है, वो पैसा दूसरे को प्रोवाइड करते हैं, तो उनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। और वो बिजनेस कर रहे हैं, दे आर द एंटरप्रेन्योर्स, तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के लिए उनको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर तीन चीजें, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और एक बात ध्यान रखना, रेंट एंड रॉयल्टी और इंटरेस्ट में हम लोग सेल्फ कंजम्पशन को भी शामिल करते हैं। ठीक है, मतलब यहां हम लोग इंप्यूटेड रेंट को भी शामिल करेंगे और इंटरेस्ट में तो मैंने लिख ही दिया है कि इंप्यूटेड वैल्यू शामिल होगी। इंप्यूटेड वैल्यू क्या होती है? ध्यान देना, इंप्यूटेड वैल्यू क्या होती है। मैंने बोला कि तुम्हारे पास पैसा है और तुम उसी पैसे को यूटिलाइज करके अपना ही बिजनेस कर रहे हो, तो फिर से वही कंसेप्ट आ गया, पैसा का ना जाना भी आने के बराबर है। मतलब अगर बिजनेस करने के लिए कहीं से पैसा लोन पे लिया होता तो जो इंटरेस्ट देना पड़ता वो इंटरेस्ट बच रहा है, तो पैसा का ना जाना भी आने के बराबर है, वो भी एक प्रकार की कमाई है। ठीक है, तो उसको मत भूल जाना। अपना मकान है, अपने मकान में आगे तुम दुकान चला रहे हो, अगर अपना मकान नहीं होता तो वो दुकान तुमको रेंट पे लेनी पड़ती और पैसा देना पड़ता, तो पैसा का न जाना भी आने के बराबर है। या इसको दूसरे तरीके से समझो तो भैया दुकान अपनी है, अगर किसी को रेंट पे दे देते तो वहां से पैसा मिलता, पैसा अपना है, अपने बिजनेस में यूज किया, अगर किसी को दे देते, किसी दूसरे को कैपिटल प्रोवाइड करते तो वहां से इंटरेस्ट मिलता। तो ओनर्स ओन इंटरेस्ट ऑन
on capital and owners occupied building, owners occupied shop that are to be considered under rent and interest respectively, उसको भी कंसिडर करना, उसको छोड़ मत देना। प्रिकॉशन याद रखना कि imputed rent and imputed interest are also a part of income। किस हिसाब से? पैसे का न जाना भी आने के बराबर है, उसी हिसाब से पैसे का न जाना आने के बराबर है, ठीक है। प्लस अगर आपने रेंट दे रखा है किसी को, आपने कोई प्रॉपर्टी एक्वायरिंग दे रखी है तो उस पे रेंट मिलेगा, आपने कुछ पैसा दे रखा है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। और प्रॉफिट, अगर आप बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, अगर आप बिजनेस एंटरप्राइज चलाते हैं तो उसका होल एंड सोल ऑब्जेक्टिव होता है क्या कमाना? प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, लेकिन अगर प्रॉफिट डायरेक्टली दिया हुआ हो तो ठीक है, अगर प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ हो तो भैया एक और आपको कंफ्यूजन क्रिएट कराएगा क्वेश्चन। मतलब कितने पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है? देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ कंफ्यूजन। 1, अगर सीओई नहीं दिया हो तो सीओई निकालना पड़ेगा, अगर ओएस नहीं दिया हो तो रेंट को, इंटरेस्ट को और प्रॉफिट को जोड़ के ओएस निकालना पड़ेगा। और अगर ओएस निकालते टाइम एक और कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा कि भैया अगर प्रॉफिट का कंपोनेंट ना दिया हो, प्रॉफिट का कंपोनेंट ना दिया हो तो क्या करोगे? तो भैया सबसे पहले प्रॉफिट का कंपोनेंट ऐड करना, इंटरेस्ट का कंपोनेंट ऐड करना, फिर उसमें रेंट का कंपोनेंट ऐड करना, तो बनेगा क्या? तो बनेगा ऑपरेटिंग सरप्लस। ध्यान रहे, बहुत जरूरी है। तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रॉफिट दे दिया तो बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले, मैं डायरेक्ट प्रॉफिट उठा के लिख दूंगा। लेकिन भाई साहब अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो प्रॉफिट के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स देगा कि प्रॉफिट कैसे बना। तो भैया प्रॉफिट में से क्या हो सकता है? प्रॉफिट में 3 हिस्सेदारी हो सकती है। प्रॉफिट की पहली हिस्सेदारी कॉर्पोरेट टैक्स या प्रॉफिट टैक्स। प्रॉफिट में से ही ना टैक्स दीजिएगा। आपने बोला हाँ सर, तो भैया अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो जितना टैक्स दे दिए उसको जोड़ दीजिए, उसको उठा लीजिए। प्लस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जितना आपने शेयर होल्डर्स के बीच में बांट दिया उसको जोड़ दीजिए, वो भी तो प्रॉफिट का हिस्सा था। प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे याद रखते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डीपी प्लस यूटीपी, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स सी प्लस डीपी, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट प्लस यूडीपी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट का यही 3 हिस्सा हो सकता है। प्रॉफिट या तो शेयर होल्डर्स के बीच बांट दिया गया होगा, या तो नहीं बांटा गया होगा, या तो सरकार ने उठा लिया होगा। इससे अलावा और कुछ हो सकता है क्या? प्रॉफिट कमाया, सबसे पहले सरकार आ गई, भैया लाओ 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 मेरा हिस्सा लाओ, तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सरकार के पास चला गया होगा, कुछ आपने शेयर होल्डर्स को दे दिया होगा, कुछ अभी भी बिजनेस के पास में पड़ा होगा। तो इन 3 चीजों को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने क्या प्रॉफिट कमाया था। दैट्स इट, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यही हो गया। अब इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, इस तरीके से टैक्स का नाम हो सकता है, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिविडेंड, डिविडेंड अक्रूइंग टू द शेयर होल्डर्स, ये भैया इसका नाम हो सकता है, ये भी प्रॉफिट का हिस्सा है। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है, प्लॉट इन प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग्स, सेविंग्स ऑफ द कॉर्पोरेट एंटिटीज, ये किसका नाम हो सकता है? ये नाम हो सकता है आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का, ये नाम हो सकता है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का ये दोनों नाम हो सकता है, और आपको उसके हिसाब से काम करके प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो इसको आप 2 मिनट के लिए रिकॉर्ड कीजिए, हम लोग जब तक आगे आकर के फिर आगे बात करते हैं। हाँ जी बेटा, आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द होल टॉपिक हम लोगों ने डिस्कशन किया, हम लोगों ने देखा कि नेशनल इनकम किस तरीके से हम लोग इनकम मेथड से निकालते हैं। तो उसके बाद अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि आइए हम लोग कैसे नेशनल इनकम निकालते हैं। आपको पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, तो यू विल बी प्रोवाइडेड विद सम ऑफ द कंपोनेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू द फॉर्मूला ऑफ द नेशनल इनकम बाय द इनकम मेथड, ठीक है। आपको कंपोनेंट्स प्रोवाइडेड होंगे, आप उन कंपोनेंट्स में से आपको क्या करना है, तो आपको स्टेप फॉलो करना है, आपको स्टेप पता है। स्टेप नंबर 1 इज योर कैलकुलेशन ऑफ द डोमेस्टिक इनकम एंड स्टेप नंबर 2 इज द एडजस्टमेंट ऑफ एनएफआईए कंपोनेंट। पहले आप स्टेप नंबर 1 में डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करेंगे, और डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के लिए बेटा आप क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले सीओई मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज
कि डिफरेंट कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस के डिफरेंट कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे और लास्ट में आप मिक्स्ड इनकम के कंपोनेंट को ऐड करेंगे, नीफा को एडजस्ट करेंगे और लास्ट में आकर के आपका नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगा। आइए ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे टैकल करेंगे अपने बोर्ड में। आपको अगर क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा और कह रहे हैं कि नेशनल इनकम फाइंड करना है, देन ऑन द कंपोनेंट्स यू हैव टू राइट कि वेदर इट विल बी इंक्लूडेड इन कंपोनेंट इन सीओई और ओएस और एमआई। अगर आपको डायरेक्टली दे दिया देन डायरेक्टली दे दिया तो बहुत इजी है, आप सीओई पिक करेंगे, सीओई में लिख देंगे, ओएस पिक करेंगे, ओएस में लिख देंगे, एमआई पिक करेंगे, एमआई में लिख देंगे। लेकिन आपको जब इंडिविजुअल ब्रेकअप कंपोनेंट्स मिलेंगे तो देखिए उसको किस तरीके से रीड करना है। जैसे मुझे ये क्वेश्चन यहाँ सामने दिखाई दे रहा है, आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ में रीड कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वेजेस एंड सैलरी इन कैश, ये सीओई का कंपोनेंट है, मैं छोटा सा इसके ऊपर सी लिख लूंगा। ट्रैवल अलाउंस वेजेस एंड सैलरी इन काइंड का कंपोनेंट है। रेंट फ्री अकोमोडेशन वेजेस इन काइंड का कंपोनेंट है, सीओई के अंदर ही जाएगा, तो मैंने सीओई 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 के देख के इंडिकेटिव मार्क्स सी लिख लिए। अब है डिविडेंड, ये प्रॉफिट का हिस्सा है, ऑपरेटिंग सरप्लस में जाएगा, मैंने ओ लिख दिया। रिजर्व एंड सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स, ये भी प्रॉफिट का हिस्सा है, मैंने ओ लिख दिया। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ठीक है, दिस इज फॉर द सोशल सिक्योरिटी स्कीम, कहां जाएगा आप समझ रहे हैं, सीओई में जाएगा, मैंने सी लिख दिया। ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स पेंशन सीओई में जाएगा, मैंने सी लिख दिया। रेंट एंड रॉयल्टी ऑपरेटिंग सरप्लस में जाएगा, मैंने ओ लिख दिया। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो ये भी ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉफिट का पार्ट बनेगा, मैंने ओ लिख दिया। मिक्स्ड इनकम एमआई में डायरेक्टली चला जाएगा, मैंने एम लिख दिया। इंटरेस्ट इनकम इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ये इंटरेस्ट इनकम ऑपरेटिंग सरप्लस में चला जाएगा, बिकॉज ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें होता था इंटरेस्ट, रेंट एंड रॉयल्टी और साथ में क्या होता था बेटा, तो प्रॉफिट, तो ये सब ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, मैंने लिख दिया। और इनकम पेड टू अब्रॉड एंड रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, ये दोनों चीजें मेरे एनएफआई कंपोनेंट को कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगी। मैंने सारा का सारा कंपोनेंट यहाँ पे बाइफरकेट करके लिख दिया है कि कौन सी चीजें कहां जाएंगी। आइए अब इनसे हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, सीओई का, ओएस का और एमआई का। चलिए सीओई का अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो मेरे पास में क्या फिगर आएगी, मेरे पास में फिगर है 500। फिर यहां हम लोग देखते हैं तो इन दोनों को मिला लेते हैं हम लोग, 20 प्लस 50, 500 प्लस 20 प्लस 50 और हम लोग सीओई का कंपोनेंट देखते हैं तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन प्लस मेरे पास में और कितना आ जाएगा 50। आगे हम लोग देखते हैं फिर हमारे पास में कितना आ जाएगा 70। फिर हम लोग देखते हैं सी 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 और कोई सी कंपोनेंट हमारे पास में नहीं है, तो हमारे पास में C का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, तो 500 600 670 एंड प्लस 20 690 रुपीज 690। आइए अब हम OS का कंपोनेंट काउंट करते हैं, 690 करोड़, हाँ जी वो आप पहले आंसर में ऊपर लिख दीजिएगा रुपीज इन करोड़। आगे हम लोग OS का कंपोनेंट देखते हैं तो मेरे पास में पहला OS का कंपोनेंट 90 डिविडेंड के फॉर्म में, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस का कंपोनेंट 10 प्लस इसके बाद में मेरा रेंट एंड रॉयल्टी का कंपोनेंट कितना है 110 प्लस हमारे पास में कॉर्पोरेट टैक्स है 70 प्लस हमारे पास में अब इंटरेस्ट इनकम कितनी है, इंटरेस्ट इनकम हमारे पास में है 50। ठीक है, और कोई ओ का कंपोनेंट है हमारे पास में, और कोई ओ का कंपोनेंट नहीं है, तो हम चेक करते हैं 110 प्लस 90 कितना हो जाएगा 200 200 7 5 12 120 200 320 और 330 रुपीज 330 करोड़, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअली आप अलग अलग कर रहे हैं। अब हमारे पास में क्या बच गया, तो एमआई तो डायरेक्टली अपने को दिया हुआ है, कितना है एमआई हमारे पास में, तो एमआई हमारे पास में है 90 करोड़। तो हमारा डोमेस्टिक इनकम कितना हो गया बेटा, डोमेस्टिक इनकम हमारा हो गया 690 प्लस 330 प्लस 90। 690 is the COE component, 330 is the OS component and 90 is the MI component। ठीक है, ये तीन कंपोनेंट हो गए। अब इनको ऐड करते हैं, 330 प्लस 90 हो जाएगा आपका 420 और 420 प्लस 690 तो ये हो जाएगा 1110 करोड़, 1110 करोड़ रुपया हमारा एनडीपी एट एफसी आ गया। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
ये मेरा डोमेस्टिक इनकम आ गया। अब इसमें हम लोग नीफा कंपोनेंट देखते हैं, तो नीफा का आंसर होता है फ्रॉम -2। नीफा निकलता है फ्रॉम -2, फ्रॉम है मेरा 60 और 2 है मेरा 70। तो नीफा का आंसर क्या आएगा? नीफा का आंसर आएगा -10 करोड़, -10 करोड़। तो इसमें से हम लोग फिगर -10 कर लेंगे, तो 1110 -10 आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 1100 करोड़। एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। NNPHFC और नेशनल इनकम मेरा कितना है? 1100 करोड़ है। तो ऐसा मैं आपको एक एग्जांपल मैंने बताया, होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी किस तरीके से हम लोग नेशनल इनकम काउंट करते हैं। इनकम अप्रोच में आप अपने रेफरेंस बुक से और भी ऐसे क्वेश्चंस बनाइए, और बस ध्यान रखिएगा कि जब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स दिए होंगे तो आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को ऐड करना है, लेकिन अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट के साथ में फाइनल कंपोनेंट भी दे दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और फिर नीचे दे रहा है वेजेस एंड सैलरी या वेजेस एंड सैलरी इन कैश या और भी कोई कंपोनेंट, तो फिर उन कंपोनेंट को मत लीजिएगा, क्योंकि सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में ऑलरेडी वो कंपोनेंट बेटा क्या होगा? एडेड होगा। इस बात को जरूर जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज अगर जैसे आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया और फिर उसके नीचे डिविडेंड के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, रेंट के बारे में, रॉयल्टी के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन दे रखा है तो उसको मत लीजिएगा, बिकॉज ऑपरेटिंग सरप्लस में ऑलरेडी वो क्या है? एडेड है। ये इतना सा प्रिकॉशन करिएगा, और बाकी इसके अंदर आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं जो कि इनकम अप्रोच के क्वेश्चंस हैं। होप सो आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, आपको ये कंसेप्ट बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ प्रिकॉशंस हैं, जो प्रिकॉशंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में हैंडल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जब आप कुछ क्वेश्चंस इसके बना चुके होंगे, ठीक है। तो होप सो यहां तक आप वीडियो को समझ पाए हैं, आपने सही से वीडियो को देखा और समझा है, तो आप अपने रेफरेंस बुक को यूज कीजिए और कुछ इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स उससे सॉल्व कीजिए, ताकि आप धीरे धीरे प्रैक्टिकली स्ट्रांग हो पाए मेजरमेंट के अंदर। और बाकी प्रिकॉशंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक इस वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल YouTube चैनल द बेसिक्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि अगर नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स, स्टे सेफ एट योर होम एंड बाय बाय।